नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट की, जिसका भाग 29 है। देखिए, उन जो आने वाली विगत परीक्षाएं हमारी, उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा उत्तराखंड की सीरीज। क्योंकि देखिए 5 दिसंबर से आने वाली जो है, उससे हमारा आर ओ के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। और लगभग 17 दिसंबर को क्या है, हमारा आर ओ का एग्ज़ाम है। तो उसकी दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे ये क्या है सीरीज है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, छाना विलोरी स्थान किस ज़िले में स्थित है। देखिए, छाना विलोरी जो स्थान है, ये विगत जो परीक्षाएं हैं इसमें बहुत पूछा गया था, क्योंकि इसमें एक गाना बना था। तो जिस समय ये गाना बना था तो लगातार 2-3 सालों तक ये सवाल हर परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, 2-3 सालों तक ये सवाल क्या था, रिपीटेड था। तो हो सकता है कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं इसमें भी यह पूछा जा सकता है। देखिए, जो छाना विलोरी है वह एक क्षेत्र है, और ये कहाँ स्थित है, हमारा बागेश्वर में। अब छाना विलोरी क्यों फेमस हुआ था, इस पे एक गाना बना था जो है, जिसके बोल इस प्रकार है कि जिन दिया बाजू छाना विलोरी लागला बिरौली का घाम। ठीक है, तो छाना विलोरी क्या है, बागेश्वर का एक क्षेत्र है, घाटी वाला क्षेत्र, जहाँ पे क्या है धूप ज़्यादा लगती है। तो इस गीत के माध्यम से जो लड़की है वह यही कहती है कि जो मेरी शादी जो है वह छाना विलोरी या फिर मैदान पे मत करना, क्योंकि वहाँ पे क्या लगेगी, धूप लगेगी या फिर गर्मी लगेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यह गाना है। तो ये जो क्षेत्र है वह कहाँ स्थित है, बागेश्वर में, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन थारू जनजाति से संबंधित नहीं है। देखिए, इस तरीके के सवाल आपने ईओ वाले एग्जाम में भी देखा होगा, जो हाल ही में हुआ था। तो उसी तरीके से ये सवाल बनाया गया है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि थारू जनजाति जिससे जो संबंधित भोजन नहीं है वह हमने बताना है। जैसे झाकू है, मझनी है, बेटी है, कलेवा है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो झाकू क्या है, हमारा थारू जनजाति से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये क्या है, हमारा थारू जनजाति से रिलेटेड नहीं है। बाकी अगर बात करें हम मझनी की, तो थारू जनजाति में दिन के भोजन को क्या कहा जाता है, मझनी कहा जाता है। ठीक है, और रात के भोजन को कहा जाता है हमारा बेटी कहा जाता है रात के भोजन को। और जो हमारा सुबह का भोजन होता है उसको कहा जाता है कलेवा। जो थारू जनजाति है, इस जनजाति में 3 समय जो है भोजन किया जाता है, और उन तीनों समय के भोजनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारा मझनी है, उसको दिन का जो भोजन होता है उसको मझनी कहा जाता है। फिर ऐसे ही रात के भोजन को बेटी कहा जाता है, और सुबह के भोजन को कलेवा कहा जाता है। और ये क्या है, हमारे तीनों प्रकार हैं किसके, भोजन के। झांकू जो है, झांकू कहा जाता है भात को, और ये कहा जाता है हमारा भोटिया जनजाति में। ठीक है, भोटिया जनजाति में जो चावल या भात होते हैं उसको क्या कहा जाता है, छाकू कहा जाता है। तो दूसरे सवाल का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, हमारा छाकू, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से एक योजना चलाई गई है, वह संबंधित है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, वीर चंद्र सिंह जो गढ़वाली योजना है उसका संबंध किससे है। तो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य से, रोजगार से, जल स्रोत से और साक्षरता से। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो योजना है वह हमारा किससे संबंधित है, रोजगार से, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही है। 1 जून 2002 से इसका आरंभ हुआ है। इसमें जो अधिकतम अनुदान है पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग है। जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए अधिकतम जो नहीं सॉरी जो अनुदान है 33% है, और अगर बात करें अधिकतम की तो 15 लाख रुपए का अधिकतम क्या है, अनुदान है। ठीक है,
और फिर यहीं बात करें हम मैदानी क्षेत्र की, तो मैदानी क्षेत्र में अधिकतम कितना है, 25% अनुदान। और रुपये में बात करें तो 10 लाख रुपए अधिकतम जो वाहन कर है उसमें क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो इसका संबंध किससे हो गया, रोजगार से, यानी कि ऑप्शन बी है यहाँ पे सही। अगला सवाल है, सूरज सबका है रचना के रचनाकार कौन है। यहाँ पे हमें एक कृति दी गई है, उसके रचनाकार बताने हैं, जिसके ऑप्शन हैं चंद्र कुमार बरतवाल, लीलाधर जुगड़ी जगुड़ी, मोहनलाल और विद्यासागर नौटियाल। तो सूरज सबका है कि रचनाकार जो थे वह है हमारे विद्यासागर नौटियाल, यानी कि ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मौलाराम ने अपनी रचना किन भाषाओं में प्रयोग किया है। ठीक है, गढ़वाल के जो प्रसिद्ध चित्रकार कवि मौलाराम रहे, उनकी जो रचनाएं हैं उसको उनने किस भाषाओं में लिखा है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, जिनके ऑप्शन है गढ़वाली, हिंदी, कुमाऊनी और ब्रज भाषा। तो मौलाराम द्वारा जो अपनी भाषाओं में अधिकतम उपयोग की गई भाषा है वह है हमारा ब्रज भाषा, यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल छठवा, गढ़वाल के श्रीनगर में कांग्रेस का पार्टी अधिवेशन कब हुआ था। तो गढ़वाल में जब श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था तो वह हुआ था हमारा 1938 में। और इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं, क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग नोट कीजिएगा। इसके जो अध्यक्ष थे 1938 में वह थे जवाहरलाल नेहरू जी। और इसी अधिवेशन के दौरान जो कांग्रेस पार्टी है इसका 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया था, और वह 2 टुकड़े कौन से थे हमारे, गरम दल और नरम दल। ठीक है, गरम दल और नरम दल 2 भागों में हमारी कांग्रेस पार्टी यहाँ इसी अधिवेशन के समय पे विभाजित हो गई थी। और जो इस अधिवेशन की मांगें थी वह इस प्रकार थी, यह भी पूछ सकता है कई बार। पहला तो था हमारा गाड़ी, उत्तराखंड में गाड़ी सड़क की मांग। दूसरा था हमारा राजनीतिक जो बंदी थे, ठीक है, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गए थे उत्तराखंड से, उनकी क्या होनी चाहिए, रिहाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में गाड़ी और जो सड़क है, सड़क निर्माण होना चाहिए। और तीसरा जो था सबसे महत्वपूर्ण इस अधिवेशन का, वह था उत्तराखंड को पृथक राज्य की मांग। ठीक, कई बार सवाल बनते हैं कि सर्वप्रथम जो है पृथक राज्य की मांग किस अधिवेशन में उठी थी, तो कहाँ पे उठी थी, कांग्रेस के अधिवेशन में। और कौन सा था वह हमारा श्रीनगर पौड़ी अधिवेशन 1938, जहाँ पे पृथक राज्य की पहली बार क्या उठी थी, मांग उठी थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको नोट कीजिएगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना कब आरंभ की गई थी। उत्तराखंड में देखिए बहुत सी जगहों पे अभी जो है सड़क अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो उस समय जो इमरजेंसी के समय 108 योजना है हमारी स्वास्थ्य की, वह वहाँ पे नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सड़क का अभाव है, या फिर जो स्वास्थ्य केंद्र है वह बहुत ही दूर होने से के कारण वहाँ पे 108 हमारी नहीं पहुँच पाती है। तो दुर्गम इलाकों से जो मरीज है उसको स्वास्थ्य सेवाएं देना, या उसको एक रोड तक लाना, या कनेक्टिविटी तक लाना, या स्वास्थ्य केंद्र तक लाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा डोली सेवा आरंभ की गई थी, डोली सेवा योजना। इसमें क्या है, डोली के द्वारा जो मरीज है उसको उसके स्थान से दुर्गम इलाकों से बाहर निकाल के उसको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। तो यह जो सेवा है या योजना है वह
कब आरंभ हुई थी, इस नाम हमसे पूछा है। तो इसके ऑप्शन है 2012, 2019, ऑप्शन सी 2008 और 15। तो यह योजना जो आरंभ हुई थी वह हुई थी अप्रैल 2022 में, सॉरी 12 में, अप्रैल 2012 में। और देखिए यूकेपीएससी जो करंट अफेयर पूछ रहा है वो बहुत पुरानी योजनाएं भी पूछ दे रहा है, तो इस लिहाज से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जो पुरानी परियोजनाएं हैं या जो भी जितने अभी हाल ही के हैं उनको ज़रूर याद कीजिएगा, परियोजनाएं उनको आप लोग नोट ज़रूर कीजिएगा। तो डोली सेवा योजना कब आरंभ हुई थी? अप्रैल 2012 में, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 7वें का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की तुलना इतिहासकारों ने रूस की क्रांति में संपादित पत्र इस तरह से की थी? तो हिंदी जो हमारी पत्रकारिता है वहाँ से ये सवाल लिया गया है। तो हमने वह पत्र बताना है जिसकी जो है तुलना कहाँ से की गई है, इस तरह से की गई है। देखिए जब हमारी रूस की क्रांति हुई थी तब लेनिन द्वारा प्रकाशित एक पत्र था इस तरह, ठीक है। उसने रूस की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये हमारा भारत की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय उसमें आ जाता है हमारा। तो रूस की क्रांति में जब इस तरह पत्र लिखा था, इसके संपादक कौन थे? लेनिन। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। लेनिन द्वारा रूस की क्रांति में इस तरह नामक पत्र जो है संपादित किया जा रहा था रूस में, और उसने रूस की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और वैसा ही पत्र हमारा उत्तराखंड में भी था। उसने भी जो टिहरी रियासत है वहाँ पे क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए इतिहासकारों ने उस पत्र की तुलना किससे की? हमारा रूस की क्रांति में इस तरह से की, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया है कि वह पत्र कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है उत्थान, बी प्रजाबंधु, कर्मभूमि और डी युगवाणी। तो जो प्रश्न पत्र था, सॉरी जो पत्र था वह था हमारा युगवाणी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, सही है। युगवाणी हमारा प्रकाशित होना आरंभ हुआ था 15 अगस्त 1947 से, आज़ादी के समय से, ठीक है। 15 अगस्त 1947 से संपादित होना शुरू हुआ था। और इसके जो पहले संपादक थे वह थे भगवती पांथरी। भगवती पांथरी द्वारा 15 अगस्त 1947 से इसको संपादित किया जाना आरंभ हुआ था। और इसने जो है टिहरी जन क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसमें टिहरी रियासत के खिलाफ लेख लिखे जाते थे। तो टिहरी जन क्रांति में वह लेख बहुत ही कारगर साबित हुए। इसीलिए इतिहासकारों ने जो युगवाणी है उसकी तुलना जो किससे की थी, इस तरह से की थी। तो अब जो ये पॉइंट है इनको भी आप लोग नोट कीजिएगा। और किसके विरुद्ध किया था ये? टिहरी रियासत के खिलाफ, ठीक है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 तक तो उत्तराखंड पूरा आज़ाद हो चुका था भारत के साथ ही, परंतु जो टिहरी रियासत थी वहाँ पे तब भी क्या चल रहा था, हमारा राज शासन चल रहा था। इसलिए वहाँ पे जो है जन आंदोलन या टिहरी रियासत के खिलाफ हमारी विद्रोह होने लगे थे। उन्हीं विद्रोह के लिए जो युगवाणी समाचार पत्र है इसने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला सवाल है, उत्तराखंड में सबसे पहले शिक्षा इंस्पेक्टर बनने वाले व्यक्ति कौन थे? इसके ऑप्शन है हरगोविंद पंत, बी बुद्धि बल्लभ पंत, सी कीर्ति शाह और बद्री दत्त पांडे, डी ऑप्शन। उत्तराखंड के जो पहले कुमाऊं के, ठीक है, कुमाऊं से संबंध रखने वाले कुमाऊं के पहले शिक्षा इंस्पेक्टर बने थे बुद्धि बल्लभ पंत, यानी कि ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। और 1871 में बनी थी ये, 1871 में बने थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी में इनका एक वो भी है, इस तरीके से सवाल भी आ सकता है कि कुमाऊं में शिक्षा की जड़ें जमाने वाला व्यक्ति कौन था? तो कुमाऊं में शिक्षा की जड़ें जमाने वाले व्यक्ति भी कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। इन्होंने अपने काल में बहुत ही कुमाऊं की शिक्षा के लिए बहुत ही अहम मुद्दे उठाए और बहुत ही अहम कार्य भी किए थे।
तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे 9वें सवाल का सही आंसर होगा। फिर है अगला सवाल, 1930 के गैडोटिया स्टोर फिर है अगला सवाल, 1930 के स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड के निम्न में से कौन से युवक शामिल थे। हमने बताना है कि 1930 में जो स्टोर डकैती कांड हुआ था उसमें उत्तराखंड के कौन से युवक शामिल थे। तो ऑप्शन ए है भवानी सिंह, बी है चंद्र सिंह और सी है ज्योतिराम कांडपाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो 1903 के स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड के बहुत सारे युवक शामिल थे उस कांड में, उसमें से महत्वपूर्ण थे हमारा भवानी सिंह, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा हमारा यहाँ पे सही होगा। फिर ऐसे ही हमारे अन्य जो ऑप्शन हैं जैसे चंद्र सिंह हैं, तो वीर चंद्र सिंह क्या थे, ये हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्होंने 1930 में पेशावर कांड के ये क्या कहलाते हैं, नायक। ठीक है, पेशावर कांड के नायक है क्योंकि इन्होंने जो पेशावर नामक स्थान पे निहत्थे अफगान जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन पे अपनी सेना को गोली ना चलाने का आदेश दिया था। तो इसलिए इनको वहाँ से फिर अंग्रेजी सरकार द्वारा देशद्रोह का मुकदमा डाल के बाहर कर दिया था और इनका संबंध जो है उत्तराखंड से ही है। इसके बाद इनको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जाना गया, चंद्र सिंह को, और 2/18 गढ़वाल राइफल से ये क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कीजिएगा। फिर थे हमारे ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल का जो संबंध है वह हमारा है दांडी यात्रा से। गांधी जी द्वारा जो दांडी यात्रा आरंभ की गई थी उसमें कुल लोगों की संख्या कितनी थी, 73, जिसमें से 78, ठीक है, जिसमें से 3 लोग क्या थे हमारे उत्तराखंड के थे। पहले थे हमारा ज्योतिराम कांडपाल, फिर थे हमारे भैरव दत्त जोशी, दूसरे भैरव दत्त जोशी, और तीसरे थे हमारा खड़क बहादुर, खड़क बहादुर। ये 3 लोगों ने गांधी जी द्वारा जो यात्रा आरंभ की गई थी दांडी यात्रा उसमें भाग लिया था। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल पसंद आए होंगे और अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।